नमस्कार मित्रों। आज फिर हम बात करते हैं इजराइल वार की। इजराइल धुआंधार बैटिंग कर रहा है। उसके बॉम्बिंग से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट दहशत में आ गया है और मिडिल ईस्ट को नेटो ने भी घेराबंदी कर रखा है। आइए इस पर बात करते हैं। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी के कई मोर्चे पर भयंकर बमबारी की गई है और हमास ने शनिवार को एक घटना घटती है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से इजराइल को कड़े शब्दों में उसे आतंकवादी देश कहा जाता है। अब इसमें पाकिस्तान भी उछल कूद करना शुरू कर देता है। लगता है कि भाईजान के भी दिन करीब आ रहे हैं। हमास ने पाकिस्तान सरकार की इस घोषणा का स्वागत किया है। कहा है कि इजराइल एक युद्ध का अपराधी है और उसकी सेना, उसकी सरकार एक आपराधिक संस्था है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक आपराधिक आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से सिद्ध करने की कोशिश की गई है। फिलिस्तीनी ने पाकिस्तान के इस बयान का बहरहाल बहुत स्वागत किया है और कहा है कि ये मुसलमानों के मूल हितों के समर्थन में जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार और पार्टियां खुल करके आई हैं, ये वास्तविक अभिव्यक्ति है हमारी आज़ादी के लिए। ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमास ने दुनिया भर के देशों से, विशेष रूप से इस्लामिक राष्ट्रों से निवेदन किया है कि वे हमारे फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करें और उन्हें सहायता देने के लिए आगे आए। और गाजा पट्टी पर जो पिछले काफी समय से नरसंहार चल रहा है, उसको रोकने के लिए सब लोग मिलजुल करके प्रयास करें। अब वो चिल्लाना शुरू कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि कोई आने वाला तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना शुरू कर रहा है। अब पाकिस्तान का इनिशिएटिव क्या है? ये बेगानी के सादे में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत है। पाकिस्तान ने शनिवार को एक समिति का गठन किया है और कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल के हमले का जो समर्थन करते हैं, ऐसी कंपनियों को हम लोग बहिष्कार करेंगे। पीएम नवाज शरीफ साहब के जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, राणा सनाउल्लाह जी ने यह बात कही है मीडिया में कि पाकिस्तान ऐसी कंपनियों और उनके जो उत्पाद हैं उनकी पहचान करने के लिए कमेटी बनाया है। और इस्लामाबाद ने दुनिया भर में सबसे कहा है, पूरे विश्व से कहा है कि नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित किया जाए, उन्हें युद्ध का अपराधी माना जाए और फिलिस्तीनी में जो भी की गई है उनके अत्याचारों के लिए सीधे सीधे नेतन्याहू और उनकी सरकार जिम्मेवार है। हम उन्हें आतंकवादी मानते हैं और विश्व के सभी देशों से मांग करते हैं कि नेतन्याहू जी को आतंकवादी घोषित किया जाए। ये वो देश कह रहा है जो आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर्ड है, जिसने आतंकवाद के अलावा कुछ किया ही नहीं, पूरी दुनिया में उन आतंकवादियों को फैलाने का काम किया। उसको प्रतिबंधित करने के लिए भारत सहित तमाम देश लगातार प्रयास कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, लेकिन चीन जैसे देश उसके जो है खलनायक हैं, जो उसको बीटो लगा करके बचा लेते हैं। वो देश जो है दूसरे को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा ईरान का मामला आते हैं। देखिए, इजराइल ने अभी लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है, उन्होंने बहुत जगह लेबनान के अलावा अभी गाजा पट्टी से लेबनान की ओर घूमे थे और वहां उन्होंने बमबारी करना शुरू किया। अब वो कई और देशों को निशाना बना रहे हैं जहां जहां से उनको चुनौती मिल रही है या मिल सकती है, या उनके जो भी सहयोगी हैं सबको चुन चुन करके इजराइल मार रहा है। ईरान की खुफिया एजेंसी बड़ी परेशान है और वो चीन के साथ एक बड़ी डील कर रही है।
जब से पेजर अटैक हुआ है, वाकी टाकी अटैक हुआ है, ईरान बड़ी पूरी तरह घबराया हुआ है। ईरान को समझ नहीं आ रहा क्या करें, और वो एक डील कर रहा है, और ये डील चाइना से हो रही है, और माना जा रहा है कि इस डील से अमेरिका, इजराइल के साथ सऊदी अरबिया जैसे देश बड़े परेशान हैं, उनकी टेंशन बढ़ गई है। वाशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी है कि शुक्रवार को पश्चिमी जो वेस्टर्न उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो मिडिल ईस्ट के मामले को देख रहे हैं, उनके हवाले से कुछ सूचना मिली है, और वाशिंगटन पोस्ट ने उसको छापा है। सूचना यह है कि ईरान 2 चीनी सैटेलाइट कंपनियों के साथ साझेदारी करने की डील कर रहा है, और इस डील में ईरान के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो भी शामिल है, कि किस तरीके से ये डील फाइनल कराई जाए। और खास तौर से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट्स कंपनियों को इन्होंने चुना है, चीनी कंपनियां हैं, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ ये मिलजुल रहे हैं। और इस साझेदारी का जो लक्ष्य है वो इजराइल और मिडिल ईस्ट में जो उनका मिलिट्री टारगेट है, अर्थात ईरान अपने मिलिट्री टारगेट को जहां जहां समझता है मिडिल ईस्ट में और खास तौर से इजराइल पर, उसकी जो हाई रेजोल्यूशंस की एक निगरानी क्षमता उसको चाहिए, कहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरीके से कि वो सिस्टम जो है पाने के लिए बहुत बेताब है। और अमेरिका, यूरोप और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये उनके चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये ईरान के पास जाता है तो वो भी इजराइल की तरह है, इन चीजों का उपयोग कर सकता है। लेकिन इजराइल बनना ईरान जैसे देशों के बस की बात तो नहीं है। चीन भी नहीं बन सकता तो ईरान को क्या बना देगा। चीन के माल को बारे में हर कोई जानता है, तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, उसका कोई भरोसा तो है नहीं, इसलिए उसका माल लेकर के भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। यमन से जो खबर आ रही है, यमन पर भी वहां जो हुती विद्रोही हैं, जो बीच बीच में उंगली करते रहते हैं, इजराइल के आने वाले जहाजों को लूटने का प्रयास करते हैं, बंधक बनाने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों में ये देखा गया, भारत ने भी उसको इंटरफेयर किया, कुछ जहाजों को, कुछ लोगों को वहां से छुड़ाया है, निकाला है। हिजबुल्लाह के बाद यमन के हुती विद्रोहियों के ऊपर भी इजराइल ने एयर अटैक किया है, और इस एयर स्ट्राइक में यमन के कई हुती ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। होदेदा बंदरगाह जो जबरदस्त बमबारी की गई है उस बंदरगाह पर, और बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है। यमन में इजराइल के जो लड़ाकू विमान हैं वो भीषण हमला कर रहे हैं, और कई शहर जहां रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोस हैं, उनके जो पावर स्टेशन हैं, पावर हाउसेस हैं, उन सब को बर्बाद करने का काम इजरायली एयरफोर्स ने किया है। और पूरे यमन में अफरा तफरी मची हुई है, जैसे लेबनान में मची हुई है, अफरा मची हुई, सब प्लान कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हुतियों को जो कंट्रोल वाले इलाके हैं, खास तौर से इजरायली फोर्स ने उसको निशाना बनाया है, और लोग सड़कों पर उतर आए हैं हुतियों के खिलाफ, कि भाई आपके चक्कर में हम क्यों पिस रहे हैं। आप लोग जो है दूसरे देशों से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उन देशों से लड़ाई में क्यों आप लोग उलझ जाते हैं, जिसका नतीजा हमको झेलना पड़ता है। हुतियों का विरोध सड़कों पर लोग कर रहे हैं। और सीरिया पर भी इजराइल की नजर टेढ़ी है, सीरिया पर भी लगातार बमबारी कर रहा है। एक घटना, एक न्यूज आई है कि सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद साहब, उनके भाईजान मारे जा चुके हैं। उनके भाई साहब सीरियाई जो मिलिट्री है उनकी, उसके चौथे बंदरबख्त डिवीजन जो है, उनका जो आर्मर डिवीजन है, 4th आर्मर डिवीजन है, उसके मेजर जनरल हैं, और उनका नाम है अल असद, माहिर अल असद। वो मारे गए हैं दमिश्क में, जो सीरिया की राजधानी है, उसके निकट उनका हाउस है। उस हाउस में वो उनके ऊपर टारगेट किया गया है, और उनके हाउस में, उनके साथ, उनके विला में ईरान के कई रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऑफिसर भी थे उनके साथ, वो भी मारे गए हैं।
अब ईरान के अधिकारियों की स्थिति यह है कि वो लेबनान के साथ भी है, सीरिया के साथ भी है, हर जगह खड़े और हर जगह मारे जा रहे हैं। अपने देश में तो वो बचा नहीं पा रहे, अपने राष्ट्रपति को नहीं बचा पाए, अपने जो है वो कमांडर को नहीं बचा पाए, उनको टारगेट किया गया। उनके यहाँ गेस्ट गया जो हानिया, उसको मारा गया, अभी उसके घर में घुस करके मारा, उसको नहीं बचा पाए। ये दुनिया को बचाने का ठेका लेते हैं, लेबनान में घूम रहे हैं, सीरिया में घूम रहे हैं, अरे अपना देश बचाओ, अपना देश नहीं बचा पा रहे हैं और जगह जगह ठोके जा रहे हैं, इनको ठोक रहा है। जो पश्चिमी ईरान है उसमें एक और घटना मिल रही है, वहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उस हेलीकॉप्टर में उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके कुछ अधिकारी थे ईरान के, और कुछ हुती कमांडर थे, हुती कोऑर्डिनेटर थे, मोहम्मद अब्दुल सलाम और कई ऐसे लोग सवार थे। यानी हुतियों का जो अंपायर है उसको खड़ा करने में भी ईरान का ही हाथ है और ईरान ने अपने इशारे पर उनको नचाना शुरू किया है। यमन सरकार इन सब चीजों का विरोध करती आई, लेकिन वहां पर हुतियों का प्रभाव काफी बड़ा हुआ है, लेकिन अब ये मारे जा रहे हैं। लेबनान में भी लगातार हमले चल रहे हैं। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और इजराइल जो है अपने पूरे फॉर्म में है। अब जरा हम देख लेते हैं कि पेंटागन क्या कर रहा है, नेटो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। ये जबरदस्त खेल है। पेंटागन ने हानिया के जो हत्या किया था ईरान में, जो हत्या हुई थी, उसके बाद मध्य पूर्व में उसने युद्धपोतों के और अपने विमानों की अतिरिक्त तैनाती की घोषणा की थी। ये सबको मालूम है कि मेडिटेरियन सी में और रेड सी में, भूमध्य सागर और लाल सागर में उसने अपनी उपस्थिति पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है। स्ट्रेटेजिक रूप से उसकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा हुई है। इस क्षेत्र में लगभग 18 से ज्यादा अमेरिका के युद्धपोत डेरा डाले हुए हैं पिछले काफी समय से। विमान वाहक पोत यूएस हैरी एस ट्रूमैन, ये सब वहां पर डिप्लॉय हैं और 3 जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं वो भी वहां डिप्लॉय किए गए हैं और बहुत सारे जो जहाज हैं जिसमें यूएस लॉन्सन है, यूएस फारगुट है, यूएस फॉरेस्ट है, सेरोमैन है, बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो डिस्ट्रॉयर भी है, उनके साथ फ्रिगेट भी है, कुछ सबमरीन्स की भी बात निकल के आ रही है और वारशिप्स बड़ी संख्या में डिप्लॉय किए गए हैं। गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स भी और नॉर्मंडी और यूएस नॉर्मंडी जैसे बहुत सारे जहाज डिप्लॉय किए गए इस पूरे एरिया में। और इसके साथ साथ अमेरिका ने यह भी घोषणा किया है कि 7 अक्टूबर तक 2 कैरियर और डिप्लॉय करेगा। मेडिटेरियन सी में उनको डिप्लॉय करने की घोषणा कर दी गई है और गेराल्ड फोर्ड, यूएस गेराल्ड फोर्ड और यूएस आइजनहावर, ये दोनों बहुत बड़े कैरियर्स हैं। गेराल्ड फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े कैरियर्स में आता है और ये जहां डिप्लॉय हो जाते हैं वहां अपने आप में पूरी सेना की एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट माना जाता है। और ये सब लगभग इसमें कम से कम 2000 जो है इसके स्टाफ रहते हैं और बहुत सारे इसके करियर के साथ पूरी कानवाई चलती है और जिसको हम लोग जो है बेड़ा कहते हैं, नौसैनिक बेड़ा। इसमें क्रूजर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है, सबमरीन्स भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं, सब चीज इसके साथ चलती है। पूरा पूरा एक शहर होता है ये जब जिधर चलता है। और पेंटागन ने इसके अलावा भी इन जहाजों पर एडवांस जो A-10 है, A-15 है, A-16 है, F-16 है, ये सब जो है एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर रखा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में अतिरिक्त एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने की योजना पर काम हो सकता है। लगातार पेंटागन ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है कि ले जाइए, आप डिप्लॉय करिए, और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक तरीके से घेर रखा है। कई जगह पर फ्रांस और ब्रिटेन के भी कई वहां पर जो है जहाज और कैरियर भेजने की बात चली। मैं समझता हूँ नेटो की घेराबंदी जो है पूरे मिडिल ईस्ट की हो चुकी है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो कई चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये कि इजराइल
फ्री स्टाइल मोड में काम कर रहा है। फ्री स्टाइल जैसे ना वो कुश्ती खेल रहा है और वो कुछ भी जो उसके मन में आ रहा कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। एक साथ वो फिलिस्तीन को, लीबिया को, लेबनान को, सीरिया को, यमन को, ईरान को एक साथ सबको चुनौती दे रहा है, सबको टारगेट कर रहा है, सबको निशाना बना रहा है। उसकी एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करती हो तो किधर चले जाएगी किसी को पता नहीं होता है, ये स्थिति है। और मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बिल्कुल बना हुआ है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है और भी देश शामिल हो सकते हैं। चूंकि रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, लंबे युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस पहले से कमजोर हो गया है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है मिडिल ईस्ट में। अगर रूस खाली बैठा होता तो मैं समझता हूं अब तक यहां पर कुछ न कुछ प्रेशर ईरान के साथ रूस, पाकिस्तान सब मिल करके करने की कोशिश करते। पाकिस्तान, चीन जैसे देशों की स्थिति है केवल युद्ध भड़काने का काम करते हैं, उनके बस का कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलेंगे या अनाप शनाप अपनी दुकानदारी चलाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका अपनी सामरिक तैनाती पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ा करके सबको दहशत में डाल दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अंत कब, कैसे और किस प्रकार से होगा। क्या लेबनान, सीरिया, गाजा बन जाएगा या इजराइल को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आप सब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।